इमरान खान साहब से मुलाकात का फैसला हो गया है। स्वाबी ने जिस तरीके से सोहेल अफरीदी को वेलकम किया, जिस तरीके से अवाम वहां पे निकली, उन्होंने एक तरह से रिकॉर्ड कायम कर दिया। एक बड़े सहाफी की मीडिया इंडस्ट्री में वापसी हुई है काफी अरसे के बाद। जहां पे भी गंदगी हो वहां पे मोदी साहब का नाम ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो भारत की जानिब से दहशतगर्दी की जा रही है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, हमें भी इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, हमने देखा कि किस तरीके से कराची में आग लगी, आग से कितना नुकसान हुआ, लेकिन मुल्क के जो दीगर इलाके हैं, जो दीगर शहरों में प्लाजे हैं, वहां पे भी कुछ सेफ्टी का निजाम इतना अच्छा नहीं है। उसकी एक वाज़ेह मिसाल ये है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में F6 के इलाके में, जो तकरीबन रेड जोन में आता है, वहां पे मौजूद बेवरली सेंटर जो एक बड़ा प्लाजा है, उसमें एक हफ्ते के दौरान 2 दफा आग लगी है। ये सामने आप देख सकते हैं, मुख्तलिफ दुकानों को वहां पे नुकसान पहुंचा। ये एक डॉक्टर साहब का वहां पे क्लिनिक है, डॉक्टर सलमान का, वो क्लिनिक मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया। उसके अलावा दीगर जो वहां पे दुकानें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा। और ये एक हफ्ते में बेवरली सेंटर F6 इस्लामाबाद यानी बिल्कुल रेड जोन के अंदर एक प्लाजे के अंदर 2 दफा आग लग चुकी है। अब आई डोंट नो वहां पे क्या मसला है, CDA क्या एक्शन ले रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है। खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा भी वहां पे हो सकता है। वहां पे बहुत सारी दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं, जिम है, लेकिन उसके बावजूद वहां पे एक हफ्ते के दौरान 2 दफा आग लग चुकी है। और ये मैंने खुद प्लाजा देखा है, मैं खुद वहां पे गया हूं। और पहली दफा जब आग लगी उस दिन भी देखा कि वहां पे आग वगैरह को बुझाया गया, बताया गया कि किसी रेस्टोरेंट में आग लगी है। उसके बाद दोबारा वहां पे आग लगी और काफी ज्यादा वहां पे नुकसान भी हुआ, जिस तरह आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। तो ये जो प्लाजों के अंदर सेफ्टी का मामला है, आग लगने का मामला है, ये सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है। अब तो इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन के करीब वाक़ इस प्लाजे में, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक हफ्ते के दौरान 2 दफा आग लग चुकी है। अच्छा जी, बड़ी खबर जो आपसे शेयर करनी है, इमरान खान साहब से मुलाकात का फैसला हो गया है। इस मंगल को यानी आने वाली मंगल को इमरान खान की मुलाकात करवा दी जाएगी। ये वो दावा है जो हुकूमती जराए इस वक्त कर रहे हैं। कल भी मैंने जब इस हवाले से सुना, आगे पीछे से खबरें आ रही थी, फिर मैंने एक हुकूमती शख्सियत से बात की जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की काबीना का हिस्सा है। उनसे मैंने पूछा कि इस तरह की खबरें आ रही हैं, तो उन्होंने ये कहा कि आप मुझे कोर्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन ये फैसला कर लिया गया है कि इमरान खान साहब की मुलाकात मंगल वाले दिन उनके डॉक्टर्स के साथ और उनकी बहन के साथ करवा दी जाएगी। अच्छा, अब मंगल से आगे क्या है? मंगल से आगे बुध है, जुमेरात है, जुम्मा है, हफ्ता है, एतवार है। एतवार है 8 फरवरी। अब क्या 8 फरवरी से पहले इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी बहन से करवा दी जाएगी? उनकी बहन तो बाहर आके, आपको पता है, फिर वो बात वगैरह भी करती हैं, ट्वीट वगैरह भी हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। हाँ, ऐन मुमकिन है कि डॉक्टर्स के साथ मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि खबर ये है और हुकूमती शख्सियात खुद इस चीज को क्लेम कर रही हैं, वो ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रही हैं, वो इस तरह कह रही हैं कि आप रिकॉर्ड पे ये नहीं शेयर कर सकते, लेकिन ये फैसला किसी हद तक हो चुका है कि इस मंगल को, आने वाले मंगल को, इमरान खान साहब की बहन या उनके डॉक्टर्स की उनसे मुलाकात करवा दी जाएगी। अच्छा, मेरी नजर में इस वक्त इस गुफ्तगू को सुनने के बाद, हुकूमती दावे को सुनने के बाद, मैं ये समझता हूं कि जितना प्रेशर हुकूमत के ऊपर पड़ रहा है, और ऑब्वियसली अब बहुत सारे लोग इसमें कह रहे हैं कि भाई आपकी किसी ना किसी से तो मुलाकात करवानी पड़ेगी, तो मुझे 50-50% चांस लगता है कि शायद मुलाकात हो जाए। ऑल्दो के अगर काबीना के अंदर बैठा हुआ एक वजीर ये कह रहा है कि मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद मैं अभी भी ये कहता हूं कि मुझे ये लगता है कि 50-50% चांस है। अब देखते हैं कि मंगल वाले दिन ये मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से काफी ज्यादा कंसर्न्स हैं। उनके जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, ये सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने मारियो नौफल को एक इंटरव्यू भी दिया। उसमें उन्होंने कहा कि मैं उनका काफी दफा जेल में मुआयना कर चुका हूं, लेकिन 2024 के बाद से अब तक मुझे एक्सेस नहीं मिला है। और इमरान खान साहब को पहले कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जिन बीमारियों का अब जिक्र किया जा रहा है। बल्कि ये छोटा सा क्लिप आप सुने कि डॉक्टर आसिम क्या कह रहे हैं। I've also visited him in jail 5 or 6 times and examined him medically. The last of these visits was in November 2024, so it's about 14 months now. But he certainly had no other major medical illnesses up until the last time I saw him.
जी, आपने सुना वो बता रहे हैं कि किस तरह उनको आखिरी दफ़ा उनकी कब मुलाकात हुई और पहले उनको इस किस्म की कोई बीमारी नहीं थी और इस बीमारी के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। मियाँ साहब के जो ज़ाती मौलिज थे डॉक्टर अदनान, वो भी जाके उनको मिलते थे। वैसे मैंने उनको कभी इंटरनेशनल मीडिया से इस तरह गुफ्तगू करते हुए तो नहीं सुना डॉक्टर अदनान को कि उन्होंने कोई तफसीलात बताई हों, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया से उन्होंने काफ़ी दफ़ा बात की। पर एनीवे, जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि खान साहब की सेहत के हवाले से अभी भी कंसर्न्स हैं और हुकूमत को भी पता है कि ये मामला अब मजीद इंटरनेशनल मीडिया के अंदर कवर होगा, तो शायद उस सारे दबाव की वजह से ये फैसला किया गया हो कि खान साहब की इस हफ्ते मुलाकात करवा दी जाए, मंगल वाले दिन मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन क्या ये मुलाकात होगी या नहीं होगी, ये तो मंगल वाले दिन ही पता चलेगा। कितने % चांस है वो भी मैंने पहले आपको बता दिया। अच्छा, वैसे एक हुकूमती वजीर जो है बैरिस्टर अकील साहब, वो टीवी पे बैठ के ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के जो कुछ सीनियर लीडरान हैं उनको पता था कि खान साहब को पिम्स अस्पताल लाया जा रहा है और हमने उनको खबर नहीं दी थी, किसी और जराए से उनको खबर मिल गई थी। तो भाई, हुकूमत को ये कैसे पता चल गया कि किसी और जराए से उन सीनियर लीडरान को खबर मिल गई थी? तो क्या हुकूमत वाले उन जराए को जानते हैं जिन जराए ने उनको खबर दी थी, और फिर किस जराए या जरिए के जरिए वो खबर निकली? तो मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि ये काफी पेचीदा मामला है। पर एनीवे, अगर किसी सीनियर लीडर को पता था और वो नहीं गया तो ये तो फिर उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन वो हुकूमत जो पहले इनकार करती रही कि ऐसा तो कोई मामला ही नहीं है, और अब वो ये कह रहे हैं कि इसको भी पता था और उसको भी पता था। लेकिन क्या अब हुकूमत के मौकिफ को कोई मानेगा? देखे ना, इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, कल के व्लॉग में भी हमने जिक्र किया था, जिस तरीके से स्वाबी बाहर निकला है, मेरे ख्याल में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि स्वाबी में इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलेंगे। देखें, सोहेल अफरीदी साहब गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान जो कुछ उनके साथ होता रहा, जिस तरीके से अवाम के अंदर भी गुस्सा था, मुलाकात नहीं हो सकी, आखिर में कहा गया कि भाई उनकी सेहत ठीक है, कोई ऐसा मामला नहीं है, तो बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया जा रहा था। और मेरी नज़र में सोहेल अफरीदी को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी हो सकता है कि हुकूमत वाले कर रहे हों, और यकीनन वो कर रहे हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन स्वाबी ने जिस तरीके से सोहेल अफरीदी को वेलकम किया, जिस तरीके से अवाम वहां पे निकली, उन्होंने एक तरह से रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुझे नहीं लगता कि कभी भी स्वाबी में इतनी बड़ी तादाद में लोग इस तरह निकले होंगे, इस तरह का वेलकम किसी सीएम का हुआ होगा जिस तरीके से वहां पे सोहेल अफरीदी साहब को वेलकम किया गया। और मैंने कल भी कहा था कि स्वाबी ने तमाम जो सियासी चालें थीं, तमाम जो साजिशें थीं, सोहेल अफरीदी के खिलाफ जो एक तरीके से एक साजिश बुनी जा रही थी, स्वाबी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया है। और स्वाबी ने जिस तरह का वेलकम किया सोहेल अफरीदी को, टू बी ऑनेस्ट, वो बड़ा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का वेलकम था। जो विजुअल्स वहां से हमने देखे, ये एक छोटा सा शहर है खैबर पख्तूनख्वा का, लेकिन वहां पे भी इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने बाहर निकल के ये बताया कि अगर आप इमरान खान साहब के सियासत कर रहे हैं, या उनके कहने के मुताबिक सियासत कर रहे हैं, या उनके नजरिए के मुताबिक सियासत कर रहे हैं, तो हम आपके साथ हैं। आपको कभी कामयाबी मिलेगी, हो सकता है कभी आपको सियासी तौर पे कोई नाकामी हो, लेकिन एज लॉन्ग एज आपकी सियासत इमरान खान साहब का वो जो उन्होंने एक तरीके से प्लेइंग फील्ड बना दिया उसके अंदर है, उनके कायदो ज़वाबित के अंदर है, तो फिर आपकी सियासत को फिलहाल कोई जवाल नहीं है। जितने मर्जी आपको सेटबैक होते रहें, लोग जो मर्जी करते रहें, लेकिन आप जब भी अवाम में जाएंगे, अवाम का रिस्पॉन्स क्या होगा वो कल हमने स्वाबी में देख लिया। अच्छा, एक बात बार बार कही जाती है कि जी पीटीआई की जो है ना वो सोशल मीडिया पे बड़ी प्रेजेंस है और वो सोशल मीडिया को कंट्रोल करते हैं, सोशल मीडिया को डोमिनेट करते हैं, सोशल मीडिया ये, सोशल मीडिया वो। मैं देख रहा था कल जो पीटीआई के चेयरमैन है जनाब बैरिस्टर गौहर साहब, उनका ट्विटर अकाउंट मेरे सामने से गुजरा, जिसमें उन्होंने चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान की आज स्वाबी में स्ट्रीट मूवमेंट में शिरकत के लिए जहां पे वो आए थे स्वाबी में, उसके हवाले से वो ट्वीट हुई हुई थी, नीचे तस्वीर वगैरह भी थी। लेकिन मैं देख के हैरान रह गया कि उनका जो कमेंट सेक्शन था वो उन्होंने बंद किया हुआ है ये। और हुकूमत कहती है जी पीटीआई जो है वो कंट्रोल करती है ट्विटर को, एक्स को, सोशल मीडिया को। भाई, उनका जो अपना चेयरमैन है उसने कमेंट सेक्शन बंद किया हुआ है। आई डोंट नो, वल्लाह आलम, अब इसकी क्या वजह है, क्यों बैरिस्टर गौहर साहब ने जो है वो बंद किया हुआ है कमेंट सेक्शन, मुझे तो नहीं पता। कल जो वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात हुए, भारत के जो स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने जिस तरीके से हमले किए 12 मुख्तलिफ जगहों पे बलूचिस्तान के अंदर, अब वो ऑपरेशन ऑलमोस्ट तकरीबन खत्म हो चुका है। बहुत सारे दहशतगर्द मारे गए, कुछ वहां पे आर्म्ड फोर्सेज के जो जवान हैं वो भी शहीद हुए, आम शहरी भी शहीद हुए। लेकिन ओवरऑल जो दहशतगर्द आए थे उनमें से तकरीबन सब लोगों को
उनको मार दिया गया। उसके हवाले से भी बैरिस्टर गौर साहब ने एक ट्वीट की हुई है और उन्होंने बुनियादी तौर पर कहा है कि उन लोगों को, दहशतगर्दों को जन्म हासिल किया गया और उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन भी पेश किया। और जो एक तनकीद होती है पीटीआई के ऊपर कि जी वो किसी भी सेंसिटिव मामले के ऊपर सियासत खेलना शुरू कर देते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौर साहब ने यहाँ पे एक बड़ी जिम्मेदाराना किस्म की ट्वीट की हुई थी। एनीवे, जो कुछ बलोचिस्तान में हुआ वो हमारे सामने है। उसके बाद मैं देख रहा था कि सरफराज बुगटी साहब जो है वो बाहर भी निकले, बहुत सारे लोग सरफराज बुगटी साहब की तारीफ भी कर रहे थे। अच्छा, जिस वक्त ये सारा ऑपरेशन चल रहा है वो कोई तनकीद का टाइम नहीं होता। उस वक्त आपने अपनी फोर्सेस के साथ खड़ा होना है, उस वक्त आपने अपनी हुकूमत के साथ खड़ा होना है, अपनी पुलिस के साथ, एफसी के साथ, रेंजर्स के साथ, फौज के साथ, जो भी वहां पे कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जब ये सारा मामला मुकम्मल हो जाए, जिस तरह मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ऑपरेशन खत्म हो गया, तो फिर बहुत सारे सवालात हैं वो भी उठते हैं। अब जिस तरीके से तारीफें की जा रही हैं सरफराज बुगटी साहब की कि वो ये वहां पे पहुंच गए, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने उनके आंसू निकल आए, और मोहसिन नकवी साहब भी वहां पे गए, उन्होंने कहा कि इसमें भारत मुलविस है। भाई, किसी को शक है कि इसमें भारत मुलविस है? किसको शक है? किसी को शक नहीं। सबको पता है कि वहां पे जो बैठे हुए दहशतगर्द, उनको भारत की सपोर्ट है। और ये कोई आज की बात नहीं है। खलबोशन को हमने पकड़ा शाम उल शेख में, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, वहां से मनमोहन सिंह साहब आए हुए थे। शाम उल शेख में जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी की गई थी, उसमें इस चीज का जिक्र था कि बलोचिस्तान के अंदर जो भारत की मुदाखलत है उसको देखा जाएगा, उसके ऊपर बातचीत होगी या उसको किसी तरीके से रोका जाएगा। इन लाइन्स के ऊपर जो है उस एलामिये के अंदर चीजें थी कि भारत की मुदाखलत है बलोचिस्तान के अंदर, इसका जिक्र था। जिसके ऊपर उस वक्त बीजेपी के लोगों ने कहा था कि भाई अगर इसको अब हम 7 समंदरों के पानी से भी मिटाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं मिटेगा। लेकिन ये हकीकत थी जो यूसुफ रजा गिलानी साहब के सामने वहां पे माना गया मनमोहन सिंह साहब की जानिब से, क्योंकि वो लोग मुदाखलत कर रहे थे। अभी भी वहां पे जो दहशतगर्द है उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है, उनकी फंडिंग भी हो रही है, वो सब कुछ चल रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम 12 जगहों पे इस तरह के अटैक्स होना, भाई सूबाई हुकूमत क्या कर रही है? कभी एक सीनियर अफसर को मार दिया जाता है, एक डीसी शहीद हो जाता है। वो जो वहां पे लेविज है वो क्या कर रही है? पहले आपको याद होगा कि मुशर्रफ साहब के दौर में जो जितने बी एरियाज थे उनको ए एरियाज बना दिया गया था, लेविस को पुलिस में कन्वर्ट कर दिया गया था, उनको इक्विप्ड करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो ही जमहूरियत बहाल हुई वहां पे दोबारा लेविस वगैरह बना दी गई। उनका गालबन बताया जाता है कि 90 अरब के करीब बजट है। वो बजट किधर जाता है? भाई, डीसी जो है ना शुड हैव बीन द लास्ट पर्सन के जो इनकाउंटर करता किसी दहशतगर्द को। नीचे जो सारी फोर्स थी, पुलिस, एसएचओ, नीचे जितने, वो सारे किधर गए? वो सीधे जाते हैं, सबसे जो हाई रैंकिंग सिविलियन ऑफिशियल होता है उसको या तो मार देते हैं या उसको पकड़ लेते हैं या उसके ऑफिस को जला देते हैं। तो आपको यह भी देखना पड़ेगा कि ये सारी लेवीज और दीगर जो इस तरह के वहां पे इदारे हैं ये क्या कर रहे हैं, इनकी कारकर्दगी कैसी है, इसको भी देखने की जरूरत है। और फिर सूबे के अंदर इस तरह का माहौल पैदा होना सूबाई हुकूमत का बहुत बड़ा फेलियर है। इस वक्त तो लोगों को मुतालबा करना चाहिए कि भाई सरफराज बुगटी साहब को फारिग किया जाए, किसी ऐसे वहां पे वजीर आला को लाया जाए जो चीजों को संभाल सके। उल्टा उनकी तारीफें, और आप इमेजिन करें किसी और सूबे में 12 शहरों के अंदर एक साथ अटैक हो तो क्या उस वजीर आला की तारीफें होंगी? आप इमेजिन करें अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में होता, खुदा न खास्ता, तो क्या सोहेल अफरीदी की तारीफें हो रही होती या क्या मुतालबे किए जा रहे होते दानिशवरों की जानिब से? लेकिन मैं देख रहा था लोग ट्वीट्स करके जनाब तारीफें कर रहे हैं कि वो ये हैं वो हैं, वो बहुत अच्छे होंगे, बहुत बहादुर होंगे। लेकिन यहां पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नजर आ रहा है, यहां पे आपको बहुत सारे मसाइल नजर आ रहे हैं जो हल नहीं हो रहे। तो इसके ऊपर सोचने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि भाई भारत तो इसमें मुलविस है, लेकिन इसके ऊपर हम काबू क्यों नहीं पा रहे? कभी वो उतारते हैं बसों से, लोगों को शहीद कर देते हैं, आम पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड देख के उनको शहीद करते हैं, कभी पूरी ट्रेन को वो अगवा कर लेते हैं, कभी ट्रेन में वो बम धमाका कर देते हैं। इस वक्त भी हालत यह है कि रात को जियो न्यूज रिपोर्ट कर रहा था कि पंजाब से बलूचिस्तान जाने वाले रास्ते बंद हो गए, यानी वो उन्होंने बलूचिस्तान को नो गो एरिया बना दिया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में क्या कोई भी एक ऐसा बंदा है जो ये तसव्वुर भी कर सकता है कि वो अपनी गाड़ी में बैठेगा, अपनी फैमिली को बैठाएगा और ड्राइव करके कोयटा चला जाएगा या ग्वादर चला जाएगा? तो ये कौन सी गवर्नेंस वहां पे इतनी गुड गवर्नेंस है और कौन से इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं सरफराज बुगटी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, कि जिसकी तारीफें तो हर जगह पे होती हैं, लेकिन जो जमीनी सूरत हाल है वो हमारे सामने है। तो इस पे देखने की जरूरत है। ये हम सब की मुश्तरका लड़ाई है, इसमें कोई पॉइंट स्कोरिंग वाली बात नहीं है, ये हम सब की मुश्तरका लड़ाई है। लेकिन जहां पे फेलियर्स है मानना पड़ेगा, फेलियर्स को रेटरिक से नहीं आप छुपा सकते, फेलियर को डायलॉग मार के आप नहीं छुपा सकते। वहां पे फेलियर है एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे,
लेवीज क्या करती है, वो कितनी जान मारते हैं, उनको कितना बजट दिया जाता है, पुलिस क्या कर रही है, इंटेलिजेंस क्या कहाँ पे फेलियर है, ये सारी चीजों को हमें बैठ के देखना पड़ेगा। अगर वजीर आला साहब से चीजें नहीं संभाली जा रही तो कोई और वहां पे वजीर आला जाए, लेकिन आप देखें इस सारी बहस के अंदर कोई पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद ही नहीं कर रहा। इससे आप अंदाजा लगाएं कि आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जो पूरी दुनिया में घूमते फिरते रहते हैं, ये सियासी तौर पे कितने रेलेवेंट हैं कि इनकी जिधर हुकूमत है जिस सूबे में, वहां पे 12 जगहों पे 12 शहरों पे हमले हुए, इतना ज्यादा जानी नुकसान हुआ, लेकिन किसी ने आसिफ जरदारी के खिलाफ कोई ट्वीट भी नहीं की, किसी ने बिलावल से पूछा भी नहीं, क्योंकि लोग इनको सियासी तौर पे कितना रेलेवेंट समझते हैं, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं। एनीवे, भारत ये जो दहशतगर्दी करवा रहा है बलोचिस्तान के अंदर, इसके ऊपर काबू पाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहां पे हमारी कमजोरियां हैं और कैसे हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं। जनाब, एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह है कि अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि ये जो मौजूदा हुकूमत ने, आपको पता है कि मईशत को बहुत बेहतरीन कर दिया। ये रोज आपको बताते हैं कि मईशत ऐसे हमने संभाल ली, मईशत को हम यहां तक ले गए और ये कर दिया, हमने वो अचीव कर लिया। अब खबर यह है कि इस हुकूमत की मईशत इतनी बेहतर हो गई है कि इन्होंने डीजल की कीमत में 11 रुपए इजाफा कर दिया। जी हाँ जी, जब डीजल की कीमत में 11 रुपए इजाफा होगा, इट मीन्स कि जितनी भी ट्रांसपोर्ट चलती है उसमें डीजल इस्तेमाल होता है, तो आपके किरायों में भी इजाफा होगा, आपकी गुड्स जो ट्रांसपोर्ट होती हैं उसकी लागत में भी इजाफा होगा, चीजें भी महंगी होंगी, तो महंगाई मजीद बढ़ेगी। जिस तरीके से इन्होंने डीजल की कीमत में फी लीटर 11 रुपए इजाफा किया है। एक बड़े सहाफी की मीडिया इंडस्ट्री में वापसी हुई है, काफी अरसे के बाद बड़े सहाफी की वापसी हुई है। एक चैनल को उन्होंने ज्वाइन किया है। जी हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं आरिफ हमीद भट्टी साहब की। ये सामने आप देख सकते हैं, एक न्यूज को उन्होंने ज्वाइन किया है और उनको एज ए प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है एक न्यूज का। पहले वो जीएनएन को हेड कर रहे थे, काफी अरसे से मीडिया इंडस्ट्री से वो दूर थे, लेकिन अब उन्होंने एक न्यूज को एज ए प्रेसिडेंट ज्वाइन किया है। मशरक़ वुस्ता में इस वक्त काफी ज्यादा टेंशन है, ऑल्दो कि कभी कहा जाता है कि ये मुल्क कह रहा है कि ईरान पे अटैक ना करें, कभी कहा जाता है कि अमेरिका भी अभी उसको पता नहीं है कि वो अटैक करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मशरक़ वुस्ता के ममालिक हैं, खलीजी जो रियासतें हैं, वहां पे बहुत ज्यादा टेंशन है। चाहे वो कतर हो जाए, दीगर ममालिक हो जाए, लोगों को पता है कि किसी वक्त भी हमला हो सकता है और हमले के अंदर इस वक्त ऐन मुमकिन है कि जिस किस्म की तैयारी की जा रही हो उसका बुनियादी मकसद ये हो कि रजीम चेंज की जाए ईरान के अंदर। पहले इन्होंने बहुत सारे लोगों को टारगेट करके देख लिया ईरान के अंदर, लेकिन वो रजीम चेंज नहीं हुई। अब एक सोच ये भी है कि ऐन मुमकिन है जो वहां के सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब, उनको टारगेट किया जाए। ये सामने आप देख सकते हैं, मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिका और इसराइल के हमले की धमकी ईरान के रूहानी पेशवा कई हफ्तों बाद मंजर आम पर, यानी वो आगे पीछे रूपोश थे या एहतियात कर रहे थे, काफी हफ्तों के बाद वो मंजर आम पे आए, क्योंकि ईरान को भी इस चीज का इदराक है कि अमेरिका ऐन मुमकिन है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामनाई साहब, उनको टारगेट करें, उनको हिट करें। और उसके बाद जो ईरान की तरफ से रद्द-ए-अमल आएगा उसमें कतर बहुत ज्यादा परेशान है। वहां पे बड़ी इस वक्त हाइटेंड किस्म की सिचुएशन है। दीगर जो ममालिक हैं जहां पे अमेरिकन फौजी बैठे हुए हैं, अमेरिकी अड्डे हैं, वहां पे भी इसी किस्म की सूरत हाल है कि अगर ये लोग ईरान पे हमला करेंगे तो ईरान आगे से इन पे मिसाइल मारेगा। फिर अगर वो कोई ऐसा फतवा दे देते हैं, इसलिए कि फतवा सिर्फ फिर ईरान से नहीं आएगा, फतवा फिर आपका इराक से भी आएगा। वहां पे सस्तानी साहब के मानने वाले भी हैं, दीगर भी हैं, तो एक बड़ा मसला बन जाएगा पूरे रीजन के अंदर। तो आप देखते हैं कि अमेरिका इसको किस तरह आगे लेके चलता है। लेकिन मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका मुकम्मल तैयारियां कर रहा है कि हमने ईरान के ऊपर हमला करना है। अब वो कब करते हैं वो तो फिर आने वाला वक्त ही बताएगा। अच्छा जी, जहां पे भी गंदगी हो वहां पे मोदी साहब का नाम ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये सामने आप देख सकते हैं, जंग न्यूज भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अमेरिका जिनसी जुराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टेन की ईमेल्स में मोदी का नाम सरे फहरिस्त। जी हाँ जी, मोदी साहब उससे ताल्लुकात बनाते रहे, इसराइल के करीब जाते रहे, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि किसी तरीके से वो अमेरिका के करीब हों। तो काफी ज्यादा उनका जिक्र है इन ईमेल्स के अंदर। और जिस तरीके से इसराइल के करीब है अमेरिका, उसी तरीके से भारत की कोशिश है कि वो भी इसराइल के और ज्यादा करीब हो। और वो ये समझता है कि इसराइल के थ्रू बहुत सारे जो उसके मामलात हैं, चाहे वो मगरिब के साथ हों या अमेरिका के साथ हों, उसको एक किस्म की लीवरेज मिल सकती है। और आप देखते हैं कि बहुत सारे मामलात के अंदर जो कुछ इसराइल करता है फलस्तीन के अंदर, वैसी सूरत हाल आपको कश्मीर में और दीगर जगहों पे भारत के जानिब से भी नजर आती है। भारत की फोर्सेस भी उसी किस्म की हरकतें करती हैं। तो काफी ज्यादा इनकी कुर्बत है। जब पाकिस्तान के
साथ जंग हुई उस वक्त भी ये बताया जा रहा था कि इसराइली ड्रोन्स भी भारत को दिए गए, वहां पे इसराइल के एडवाइजर भी थे। लेकिन फिर जो कुछ हुआ भारत के साथ उस जंग के दौरान पिछले साल, वो तारीख का और रिकॉर्ड का हिस्सा है। मैं उसकी ज्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं इनके अंदर मोदी साहब का नाम आया है। दूसरी जानिब वो जो वायरस है वो भी इंडिया के अंदर आपको पता है उसका भी मसला बना हुआ है, और बहुत सारे ममालिक जो हैं वो स्क्रीनिंग वगैरह कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी स्क्रीनिंग की जा रही है कि ये वायरस दीगर इलाकों के अंदर ना फैले, और इंडियन वायरस जो इंडिया से ये शुरू हुआ है उसकी वजह से दुनिया में एक बड़ा, जिसे आप कह सकते हैं सेहत के एतबार से एक बुहरान खड़ा हो सकता है। लेकिन कोशिश यही की जा रही है कि इसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। और मेरे ख्याल में ये जहां पे ये सारी चीजें इंटरनेशनल सतह के ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं, जो बलोचिस्तान के अंदर रिसेंट हमले हुए, कल जो हमले हुए, उसमें आपको पता है कि भारत का फुटप्रिंट नजर आता है। हमारी हुकूमत ने, पाकिस्तान की रियासत ने पहले भी आलमी सतह पर इस मसले को उठाया भी था और सारे सबूत भी सामने रखे थे। एक दफा फिर जरूरत इस अमर की है कि इस मसले को हाईलाइट किया जाए, इस मसले को आलमी सतह पे उठाया जाए, डिफरेंट कैपिटल्स में यहाँ से लोगों को भेजा जाए, वहां पे जो हमारी एम्बेसीज हैं वो इस चीज को हाईलाइट करें, क्योंकि ये जो भारत की जानिब से दहशतगर्दी की जा रही है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। पहले तो सिर्फ पाकिस्तान इसका शिकार बनता था, और जब भी हम बात करते थे मगरिब बड़ा डिसमिसिव होता था, उधर सिर्फ भारत की स्पाइसिस का, भारत के ताजमहल का, बॉलीवुड का जिक्र होता था। लेकिन जब भारत ने उनकी सरजमीन के ऊपर भी दहशतगर्दी करवाना शुरू की तो फिर उनको पता चला कि ये तो एक मुकम्मल तौर पे इन्होंने नेटवर्क बनाए हुए हैं और ये दहशतगर्दी करवाते हैं। यूरोप के अंदर भी, अमेरिका में भी, कनाडा में भी। कनाडा में उधर इन्होंने एक बंदे का कत्ल करवाया, अमेरिका में इन्होंने लोगों को कत्ल करने की साजिश की। तो पूरी दुनिया के अंदर ये दहशतगर्दी करवाते हैं, दूसरे ममालिक के अंदर जाके। तो मेरे ख्याल में आलमी सतह के ऊपर एक तो ये चीज वैसे हाईलाइट हुई हुई है, इस मौके के ऊपर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है हमें भी इसको हाईलाइट करने की जरूरत है। सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तान की हद तक नहीं, आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान का जो मुकदमा है और भारत की सरकार का जो चेहरा है, वहां की जो इंतहा पसंदी है, वहां की जो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है दहशतगर्दी के लिए, और उनके वुजरा, उनके साबिक आर्मी चीफ, उनके NSA, वो जिस किस्म के बयानात देते हैं ये सारे बयानात चलाने चाहिए। बल्कि मैंने तो पाकिस्तान के एक इंपॉर्टेंट हुकूमती शख्सियत जो वफाकी काबीना में बैठी है उनको एक मशवरा भी दिया था कि आप एक ट्विटर हैंडल बनाएं, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल बनाया जाए, और उस ट्विटर हैंडल के ऊपर सिर्फ वो क्लिप्स शेयर किए जाएं जो भारतीय उनके हुकूमत से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, उनके साबिक फौजी अफसरान, उनके NSA, उनके वुजरा, दीगर सियासतदान जो जिस किस्म के बयान देते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम ये दहशतगर्दी करवाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं इनके अपने मीडिया के ऊपर। उनके क्लिप काटें और उनको चलाएं उस ट्विटर हैंडल के ऊपर, उसको डेडिकेट करें। वो सिर्फ एक ट्विटर हैंडल हो जो डेडिकेटेड हो सिर्फ इस चीज के लिए कि जो कुछ भारत कर रहा है, और उसके हवाले से जिस तरह वो एक तरह से उसको कबूल भी करते हैं, बल्कि उसके ऊपर वो बड़ा, जिसे कहते हैं ना कि बड़ा फख्र करते हैं, और उनके आर्मी चीफ कह रहे होते हैं कि ब्लीड पाकिस्तान और ये और वो दीगर इस किस्म की बातें, वो सारे क्लिप निकालें जो उन्हीं के मीडिया के हैं। ये नहीं कि हमने कोई चीज जनरेट करनी है, उन्हीं के अपने मीडिया के हैं, उनके अपने साबिक फौजी अफसरान जिस तरह कहते हैं कि जी कराची में इतने लाख रुपया दे दो, एक फौजी अफसर को टारगेट करो, फलानी जगह पे मौलवियों को इतने पैसे दे दो, वहां पे दहशतगर्दी करवाओ, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। ये क्लिप निकालें, वो एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, जिसमें बताया जाए, दुनिया को दिखाया जाए कि रियल फेस ऑफ इंडिया क्या है और ये किस तरीके से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, आप इनके अपने ऑफिशियल, इनके हुक्मरान, इनके वुजरा, इनके सियासतदान, इनके साबिक फौजी अफसरान, इनके हाजिर सर्विस फौजी अफसरान क्या कह रहे हैं पूरी दुनिया सुने। तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान को करना चाहिए। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।